हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे प्रमुख रीति मुक्त कवियों के ऊपर। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बातचीत कर लिया है। उम्मीद है कि उन सभी वीडियो लेक्चर को आप सभी ने देख लिया होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रीति मुक्त कवियों पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहे जा सकते हैं। इन रीति मुक्त कवियों से संबंधित प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो उसमें सबसे पहले रीति मुक्त कवि हैं घनानंद। उन पर चर्चा करते हैं। घनानंद का जन्म 1673 के आसपास हुआ है और इनका निधन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारने के कारण हुआ था। तो जो फैक्चुअल पॉइंट्स यहाँ पर है कि जन्म 1673 ईस्वी में और निधन 1739 ईस्वी में हुआ था, और ऐतिहासिक कारण रहा है कि आक्रमणकारी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनको मार दिया गया था। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये जो प्रसंग है वो घनानंद से ही जुड़ा हुआ है। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि सुजान नामक वेश्या को वे प्यार करते थे। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था, तो उसका सही जवाब है सुजान। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। आप जानते हैं घनानंद और सुजान के संबंध में जो भी किंवदंतियाँ चलती हैं कि कैसे मोहम्मद शाह रंगीला ने घनानंद को अपने राज दरबार में बुलाया था और घनानंद ने एक शर्त रख दी थी कि जब सुजान उस दरबार में उपस्थित रहेगी तभी मैं अपनी कविताओं को सुनाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पर जब सुजान आती है और घनानंद उसके तरफ अपना मुंह करके कविता सुनाते हैं, जिससे कि मोहम्मद शाह रंगीला को खराब लगता है और उनको देश निकाला का आदेश जारी हो जाता है। और इसी कारण वे वृंदावन से बाहर चले गए और बाहर जाने के बाद वे वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि घनानंद आखिर में किस संप्रदाय में दीक्षित हुए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में वैष्णव आपको ध्यान में रखना है। 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने इनसे जर 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 3 बार सोना सोना मांगा। उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने इनका हाथ काट दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो ऐतिहासिक घटना हुई है उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है कि नादिर शाह के सैनिकों ने, सिपाहियों ने 1739 ईस्वी में घनानंद से सोना की मांग की थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जर्जर का यूज उन्होंने किया था इस शब्द का, लेकिन घनानंद वहाँ पर जर्जर के स्थान पे रज रज उल्टा शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ धूल धूल होता है। और इससे क्रोधित होकर सैनिकों ने उनके हाथ को काट डाला और मार भी दिया। मृत्यु के समय भी ये सुजान को नहीं भूले। कहा जाता है कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कवित्त लिखा है। घनानंद कवित्त के लिए भी जाने जाते हैं, तो कौन सी उन्होंने कविता लिखी जिसकी शैली कवित्त रही है। कवित्त एक छंद के रूप में है जो कि परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है। जो मैं छंद आप सभी को बताने जा रहा हूँ। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी परे हैं उठ जान को। और नीचे की जो पंक्ति है, अधर लगे हैं आनी कर करी कै पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेश ले सुजान को। तो यानी कि अपने आखिरी समय में भी वो सुजान को नहीं भूलते हैं, उसको याद रखते हैं। अगर घनानंद के हम ग्रंथों पर बातचीत करें, उनकी रचनाओं पर बात करें, तो प्रमुख ग्रंथ के रूप में सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपा कांड, ये सारी जो रचनाएं हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। खासतौर से सुजान सागर, विरह लीला कई बार पूछा जा चुका है, रसकेली भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, और कृपा कांड, कोकसार भी आप ध्यान में रखिए। तो इस वीडियो लेक्चर की एक खास कोशिश ये भी रहती है कि आप कोई भी तथ्य स्टोरी के रूप में अपने दिमाग में रखिए, ताकि जैसे ही आप एग्जाम में उसको देखें तुरंत आपको याद आ जाए कि इसको हमने कहाँ पर पढ़ा है। आगे बात करें तो घनानंद प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कोटेशन न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। खासतौर से जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कोटेशन हैं एक दूसरे कवियों के प्रसंग में मिलते जुलते रहते हैं, तो इसलिए आपको खास सतर्कता के साथ इसको ध्यान में रखना है। उन्होंने लिखा घनानंद के बारे में कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं और वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। तो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत। तो जो भी थोड़ा सा सुक्ति टाइप के वाक्य आपको दिखेंगे वो विश्वनाथ त्रिपाठी के शब्द हो सकते हैं, उनके ये कथन हो सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे बात करते हैं। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं का भी कम ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वे वेदना के ताप मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं, यानी कि वो भी नवीनता पर जोर देते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर आचार्य शुक्ल ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जिसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। तो आप देख रहे हैं कि घनानंद को छायावाद के कवियों से जोड़कर देखने की कोशिश विश्वनाथ त्रिपाठी ने की है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के संदर्भ में कहा है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि उन्होंने छायावाद में देखा जो कि 100 वर्ष बाद उनको दिखाई पड़ते हैं। तो ये आप बिंदु ध्यान में रखिए, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र जो कि उन्होंने घनानंद के संदर्भ में प्रयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बात करते हैं। छायावाद के आलोचक इसी को परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन कहते हैं। जितने भी आगे चलकर छायावाद के कवियों पर आलोचनात्मक किताबें लिखी, उन्होंने कहा परिचित में अपरिचित का सौंदर्य उद्घाटन। सच पूछे तो सच्ची कविता और कविता ही क्यों, सच्ची कला साधना का यही लक्षण है, परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन करना। घनानंद घड़ी यानी कि घड़ी क्षण को भाग उघरी यानी कि खुले भाग्य वाली कहते हैं। वे लिखते हैं हवै है सो घड़ी भाग उघरी। वे आंखों में उजाड़ बस रहने की बात कहते हैं। उर्जनी बसी है हमारी अखियान देखो। ये भी कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी ने देखा था कि घनानंद ने प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोध मूलक वैचित्र की प्रवृत्ति के आधार पर की है। जैसे झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कचाई पक्यो, ढकी उघरत है खेबो लहत है। ठीक है, ये कोटेशन भी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। और यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहाँ लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की बात कही थी, दूसरी तरफ उन्होंने घनानंद के प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोध मूलक वैचित्र की भी बात की है। आगे बात करते हैं। यह कोरी कलात्मकता नहीं, घनानंद की रचनात्मक शक्ति यह है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता पाठक के हृदय की मार्मिकता में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि घनानंद की जो भी रचनात्मक शक्ति रही है वो श्रोता और पाठक दोनों के हृदय की मार्मिकता में अपने को समावेशित कर लेती है, समाहित कर लेती है। इसीलिए घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं है। तो ये भी कोटेशन आप विश्वनाथ त्रिपाठी के हवाले से याद करके रख सकते हैं। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए इतना दूरी कि घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं, किसका कथन है? तो यह है विश्वनाथ त्रिपाठी का। आगे बात करते हैं। घनानंद की कविता में यह कलात्मकता सहजता में भी ढल जाती है, तब उसमें वियुक्त हृदय की विवश चित्कार सुनाई पड़ती है। ऐसी कविताएं प्रायः प्रिय की निष्ठुरता की बात करती हैं। इस उत्कट और उन्मादी वियोग वर्णन के कारण ही घनानंद पर सूफियों का प्रभाव देखा जाता है। ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिख रहा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस रीतिमुक्त कवि पर सूफियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो अब आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कि ये घनानंद हैं जिनके ऊपर सूफियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और उन्होंने लिखा भी है कि कान परे बहुतायत में इकलैन की वेदन जानो कहाँ तुम। ये भी पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और पॉइंट ध्यान में रखिए कि घनानंद के ऊपर सूफियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। घनानंद पढ़े लिखे काव्य कला मर्मज्ञ कवि थे,
फारसी अवश्य जानते रहे होंगे। उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है, जैसे इस पंक्ति में मृदंग की ध्वनि है, आनंद निधान सुखदान दुखियान है। ठीक है, ये भी कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो एक तरीके से उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता भी दिखाई पड़ती है, किंतु इस कलात्मकता को ऊपर उठाकर शुद्ध और निरीह भावभूमि पर वे पहुंचा देते हैं। आगे बात करें तो उनकी कविता एक महान विषय प्रेम से जुड़ी हुई है। शुद्ध प्रेम के तत्व को कलात्मकता जकड़ कर रोके नहीं रह पाती। अगर यह अनुश्रुति न होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी तो घनानंद संभवतः भक्त कवि माने जाते। तो ये यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ विश्वनाथ त्रिपाठी ने संकेत किया है कि अगर सुजान सही मायने में उस दरबार की नर्तकी या फिर गणिका वेश्या इत्यादि नहीं होती तो यही माना जा सकता कि घनानंद भी उन्हीं भक्त कवियों की तरह भक्त कवि के रूप में जाने जाते, जो कि अपने आराध्य की याद में कविताएं लिखा करते थे। तो ये तो पूरा घनानंद के ऊपर हमने बता दिया आपको। उम्मीद है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सब भी आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे, और घनानंद से संबंधित जो भी फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे उसको स्टोरी के रूप में आप अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। आगे बात करते हैं आलम, जो कि 18वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। आलम का काव्य ही नहीं, जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आमतौर पर हम रीति मुक्त कवियों के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि का नाम लेते हैं। और यहाँ पर पहले ही वाक्य में बताया जा रहा है कि आलम का काव्य ही नहीं बल्कि जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये ब्राह्मण थे, पर शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया था। ये जो फैक्ट्स है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आलम की प्रेमिका कौन थी? शेख नामक रंगरेजिन। और आलम ब्राह्मण थे और बाद में उन्होंने जब रंगरेजिन से शादी किया तो उन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया। तो एक फैक्ट्स आप ध्यान में रखिए कि आलम शुरू में क्या थे? ब्राह्मण थे। शेख रंगरेजिन में स्वयं सुकवयित्री थी और इनका उससे प्रेम कविता के कारण हुआ। यानी कि शेख रंगरेजिन भी कविताएं लिखा करती थी। और आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रसंग आता है कि आलम ने शायद अपना कपड़ा धोने के लिए इनको दिया था, तो वहाँ पर अपने पॉकेट में इन्होंने कविता लिखी थी एक लाइन की, और दूसरी लाइन पूरी करके शेख रंगरेजिन ने उसी कपड़े में डाल दी थी। तो इससे आलम काफ़ी प्रभावित हुए और बाद में वही प्रभावित होना ही उनके प्रेम में बदल गया। तो ये स्टोरी है, इन स्टोरीज़ को आप दिमाग में रखिए क्योंकि परीक्षा तक आपको इस तरीके के फैक्चुअल चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं तो ये 18वीं शताब्दी के कवि हैं। शेख की काव्य चातुरी और वाग्विविधता के विषय में अनेक अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। खासतौर से जब भी हम रीतिकालीन कवियों के बारे में चर्चा करते हैं तो उनके दरबारी कवि होने का जो हमें प्रमाण मिलता है उनके शासकों के माध्यम से, तो यहाँ पर आलम का संबंध औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम से है। तो हो सकता है परीक्षा में कभी भी आ सकता है कि मुअज्जम के दरबारी कवि कौन थे? तो आलम थे। इनकी कविताओं के संग्रह का नाम आलम केली है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको बताना बहुत ईजी है क्योंकि इनके काव्य संग्रह में इनका नाम ही जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ध्यान में रखना है। उसमें आलम के साथ शेख के भी कवित्व हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है कि जो आलम केली है क्या उसमें केवल आलम की कविताओं का संकलन है या फिर शेख रंगरेजिन के भी हैं। तो यहाँ पर आप फैक्ट्स देख रहे हैं कि दोनों कवि कवयित्रियों के उसमें संकलन किए गए हैं कवित्व। मध्य युग में कला के क्षेत्र में किसी दंपति की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती है। ये भी एक सत्य बात है कि अगर हम रीतिकाल की बात करें या फिर मध्यकाल की बात करें तो आलम और शेख रंगरेजिन जैसे दंपति बहुत कम आपको दिखाई पड़ेंगे जिन्होंने कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। तो ये भी एक स्टोरी के रूप में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जिस प्रकार वे जीवन में व्यर्थ बोझ उतार फेंक सके थे, उसी प्रकार काव्य में वे केवल सार्थक वक्तव्य के सहारे मार्मिकता पैदा कर सकते थे। अलंकार आदि का बोझ फेंक कर आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जहाँ पर रीतिकाल में अलंकार और रस को ध्यान में रखकर तमाम ग्रंथ लिखे जा रहे थे, वहीं आलम और शेख रंगरेजिन दोनों ने मिलकर इन चीज़ों का विरोध किया और उन्होंने केवल प्रेम को ही अपनी कविता के प्रमुख तत्व के रूप में रखा। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आगे बात करें तो वे घनानंद रसखान की कोटि के कवि हैं। जब भी बात की जाएगी कि घनानंद और रसखान की कोटि के अंतर्गत कौन कवि आते हैं तो आलम का नाम सबसे पहले उसमें आएगा।
मनोवेग जीवन के सामान्य आचरण में व्यक्त होता है और संयोग तथा वियोग में क्या अंतर पड़ जाता है, इसे कवि ने बाह्य आचरण द्वारा चित्रित किया है। जा थल कीने बिहार अनेकन, ता थल कांकरी बैठी चुन्नियों करें, जा रसना सव करी बहुवातन, ता रसना सव चरित्रा गुन्यो करें। तो ये जो पंक्ति है ये आलम से जुड़ी हुई है और इसमें उन्होंने बाह्य आचरण द्वारा संयोग और वियोग में क्या अंतर होता है उसका उन्होंने जिक्र किया है। तो इस तरीके से हमने दो कवियों पर चर्चा कर ली, घनानंद और आलम। अब उसी कड़ी में अगले जो कवि हैं बोधा। बोधा का समय भी 18वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है। बोधा राजापुर जिला बांदा यानी कि तुलसीदास की जन्मभूमि के रहने वाले थे। जब भी हम तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं तो बांदा का नाम आता है और राजापुर का भी नाम आता है। तो दूसरे कवि आप यहाँ पर देख रहे हैं पद्माकर का भी नाम बांदा जिला से ही जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बोधा का भी नाम बांदा से है। तो ध्यान में रखिए तुलसी, पद्माकर, बोधा ये सारे कवि जो हैं वो बांदा जिला से हैं, यानी कि बांदा ने भी काफ़ी अच्छे कवियों को दिया है। तो बोधा 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में विद्यमान थे ऐसा माना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम और विरह का दंड और सुख भोगा था जो इनकी कविता में प्रकट होता है। यानी कि ये भी उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं जहाँ पर घनानंद आलम ने अपने अनुभव को बताया कविताओं के माध्यम से, उसमें भी प्रेम तत्व को रखने की कोशिश की। और यहाँ पर बोधा भी उसी तरह से अपनी कविताओं में अपने अभिव्यक्ति करते रहते हैं जिसमें कि प्रेम और विरह दोनों का रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें दंड, प्रेम का दंड और प्रेम का भोग, सुख दोनों दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि पन्ना दरबार की सुभान नामक वेश्या से इन्हें प्रेम था और विरह वारिस उसी से संबंधित है। ये फैक्चुअल पॉइंट जो है आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक किताबों में आप पढ़ते रहेंगे कि बोधा का संबंध सुभान से था। सुभान कहाँ की थी? पन्ना दरबार की थी और इसी की याद में उन्होंने विरह वारिस नाम से पूरे अपनी कविता रचना की, काव्य संकलन तैयार किया। तो बोधा का संबंध किससे हो गया? सुभान से। विरह वारिस के अलावा बोधा ने एक और रचना लिखी थी जिसका नाम है इश्कनामा। तो ध्यान में रखना है दो रचनाओं को, विरह वारिस और इश्कनामा, दोनों जो रचनाएं हैं वो बोधा की हैं। इसी तरीके से एक और रचना हमने पहले पढ़ा था घनानंद की, जिन्होंने कि विरह लीला नाम से रचना की थी। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि विरह वारिस जो है वो बोधा की है और इश्कनामा भी बोधा की है। बोधा रसनुमत कवि थे। तो ये जो कोटेशन है ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है। हो सकता है कि ये वाक्य पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि ये किसके संदर्भ में कहा गया है। तो बोधा रस उन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर व्यंजना इनके काव्य में भी मिलती है। ये किसी रीति पर न चलकर काव्य क्षेत्र में प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले कवि थे। ऐसी बात हम आलम के बारे में भी कह रहे थे कि आलम अपने जीवन में ही नहीं बल्कि कविता में भी स्वच्छंद रहे, बल्कि यूँ कहें कि वे कविता में ही नहीं स्वच्छंद दिखाई पड़ते हैं बल्कि जीवन में भी स्वच्छंद दिखाई पड़ते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप बोधा के बारे में भी देख रहे हैं कि वे काव्य क्षेत्र में प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले कवि थे। वे किसी रीति को नहीं अपनाते थे। स्वच्छंद मार्ग का मतलब यह है कि ये मन की उमंग पर कविता करते थे और मन की बात कहने में चूकते नहीं थे। इसलिए इनकी कविता में कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां भी मिलती हैं जो इनका अक्खड़पन और अनंत तेजस्वी स्वभाव प्रकट करती हैं। इसके साथ ही साथ वे दरबारी कवियों के चरित्र के भिन्न और विपरीत कवि स्वभाव भी प्रकट करते हैं। यानी कि आप अभी तक घनानंद आलम के बारे में पढ़ लिया है और बोधा का आप कैरेक्टर अलग ढंग से देख रहे हैं कि ये उस तरीके से नहीं थे जैसे दरबारी कवियों ने एक चरित्र ओढ़ा था, अपने शासकों की वो बड़ाई किया करते थे। लेकिन यहाँ पर बोधा का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, स्वभाव जो दिखाई पड़ रहा है, वो इन सब के एकदम विपरीत है। एकदम स्वच्छंद तरीके से वो रहते थे। और उन्होंने लिखा भी है कि दाता कहाँ, सूर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ, आप कौन चाहे ताकि बाप कौन चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुजान नामक शब्द का प्रयोग किया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये घनानंद की पंक्ति है, बल्कि ये किसकी पंक्ति है? बोधा की है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें दूसरी ओर, बोधा प्रेम की अतीव मानवीय एवं संवेदनशील पहचान रखते हैं। सच्चा प्रेमी प्रिय को प्राप्त करने की धुन में कितना अधीर होते हुए कम से कम अपनी ही दृष्टि में कितना संयम बरतता है, इसका द्वंद्व कितना असह्य होता है, फिर उसे किसी से न कहने सकने की पीड़ा। प्रेम मन की कितनी स्थितियों का समुच्चय है, इसे बोधा ने इस सवैये में व्यक्त किया है। तो अभी तक आपने देखा कि जो रीतिकालीन कवि हैं वो ज़्यादातर कवित्व का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर बोधा ने सवैये का प्रयोग किया है और लिखा है
कबहू मिलिबो यह धीरज ही मैं धरय करे, उड़ते कढ़ी आवे गरे त फिरे मन की मन ही मैं सिरबय करो। कवि बोधा न चाऊ सिरी कबहू नितही हरवा सो हिरबय करे, सहते न बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरेबे करे। तो ये पंक्ति ही एकदम से क्लियर कर दे रही है कि प्रेम मन की कितनी स्थितियों का समुच्चय है। बोधा के बाद बात करते हैं ठाकुर, जो कि इनका समय रहा है 1774 से लेकर 1823 ईस्वी के बीच में। और जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उन्होंने 3 ठाकुरों के बारे में चर्चा की है। यहाँ पर हम जिस ठाकुर के बारे में बातचीत कर रहे हैं उस पर आगे देखते हैं। ठाकुर के पूर्वज काकोरी, जो कि अवध के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के निवासी थे। इनका जन्म ओरछा में हुआ था। इससे पहले भी एक और कवि थे जिनका संबंध ओरछा से, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। इनके बारे में प्रसिद्ध है, यानी कि ठाकुर के बारे में प्रसिद्ध है कि सामंत हिम्मत बहादुर ने जिनका अपमान करने पर इन्होंने इनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल ली थी और यह कवित्त पढ़ा था। यानी कि ठाकुर का अपमान हुआ था और उन्होंने अपमान को सहन नहीं किया और वहीं पर म्यान से तलवार निकाल ली थी और यह कवित्त पढ़ा था, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। और क्या पढ़ा था उसको हम देखते हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में निकुजेन न मुर के, नीति देनवारे हैं मही के मही पालन को, हम कविराज हैं वे चाकर चतुर के। तो कई बार ये नीचे की पंक्ति परीक्षा में पूछी जा चुकी है और कई बार ये ऊपर की पंक्ति पूछी जा चुकी है। तो ये जो पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसका जो सही जवाब है वो है ठाकुर। ठाकुर की कविता के 2 तेवर हैं। एक उनका क्षुद्रताओं और अमानवीयता से टकराने वाला रूप है, जहाँ वे आक्रामक होते हैं। उनकी कविता में यह प्रकट होता है कि वे भावबोध का चालूपना नहीं सह पाते थे, वे कविता को हृदय की सच्ची उमंग की अनुभूति मानते थे। इन्होंने इसीलिए लिखा है कि मीन मृग खंजन जैसी उपमानों का प्रयोग सीख से कविता नहीं आती। उनका कहना था कि कविता की बात बहुत बड़ी होती है, लोग सभी के बीच कविता ऐसी गिराते हैं मानो ढेला हो। लोगों ने कविता करना खेल समझा है। ये एक शाब्दिक अर्थ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कई बार ये पंक्तियों में पूछा जाता है कि लोगों ने कविता को खेल करीबो जानो है, इस टाइप से कई बार पंक्ति पूछ ली जाती है और पूछा जाता है कि वो किसकी पंक्ति है। सही जवाब है ठाकुर का। आगे हम यहाँ पर बताते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त किन्हों खेल करी जान्य हो। ये पंक्ति जो नीचे की है कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, जो कि ठाकुर की पंक्ति है। इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं ठाकुर का जो दूसरा तेवर है। दूसरा तेवर अत्यंत मानवीय, करुण, कोमल एवं सूक्ष्म संवेदनशील है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे व्यक्तित्व के दोनों परस्पर विरोधी तेवर हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। ठाकुर मध्यकाल के उन दुर्लभ कवियों में से हैं जिनकी प्रेम की अनुभूति आधुनिक है। प्रेमी प्रिय का तन भी चाहता हो, लेकिन तन से अधिक उसका मन चाहता हो। प्रिय का मन प्रेमी का मुख प्राप्य है। मन स्थूल नहीं है, अतः वह दूर रहते भी प्राप्त हो जाता है। वह पूरी तरह न भी मिले, उसमें क्षोभ का या हलचल भी पैदा हो जाए तो सच्चे प्रेमी को काफ़ी राहत मिलती है। बहुत बड़ी बातें कही जा रही हैं यहाँ पर ठाकुर के बारे में कि प्रेम और प्रेमी का जो आपसी संबंध है उसको उजागर करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है ठाकुर कवि के बहाने। इसी मन स्थिति को चित्रित करने वाला यह सवैया रीतिकाल की अन्य प्रेम कविताओं से कितना अलग है। आप देख रहे हैं कि ठाकुर ने सवैये का ज़्यादातर प्रयोग किया है। और आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रीति नामक निबंध में इसकी व्याख्या भी की है ठाकुर की कविताओं की। और वो कविता क्या है? वाह निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानत हवै है, 12 ही बार बिलो की घड़ी घड़ी सूरत तो पहचानती वह है। ठाकुर या मन की प्रतीति है, जो पै स्नेह न मानत हवै है, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानित हवै है। तो ये सवैया के रूप में है। और आगे बात करते हैं प्रकृति के प्रेम के रंग में डूबकर स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन जाने का यह चित्रण कलाकारी नहीं, चराचर में व्याप्त प्रेम की सत्ता की भावना से संभव हुआ है। आगे इसी से संबंधित एक कोटेशन है कि सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, गोरी घटा नंदगांव पैरी। तो यहाँ पर 2 जगह की बात की गई है, एक तरफ बरसाने है और दूसरी तरफ नंदगांव। और ये जो पंक्ति है ठाकुर द्वारा कही गई है, तो इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है। ठाकुर के बाद हम अगले कवि के बारे में बातचीत करते हैं, गुरु गोविंद सिंह। आमतौर पर
नानक को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कविता के मामले में, लेकिन यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिनका समय 1666 से 1708 के बीच में था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनका स्वर्गवास बहुत ही कम समय में हो गया 1708 ईस्वी में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे मध्यकालीन सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना के प्रतीक थे। वे योद्धा, संत, राजनीतिज्ञ, कवि, प्रशासक सब कुछ थे। तो हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व कैसा था। वे योद्धा थे, संत थे, राजनीतिज्ञ थे, कवि थे, प्रशासक थे, सब कुछ थे। वैसे तो गुरु गोविंद सिंह के रचित अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन अगर इनके कुछ ग्रंथों के बारे में बातचीत करें तो इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम है दशम ग्रंथ। इसमें 16 रचनाएं संकलित हैं। ये फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि दशम ग्रंथ का संबंध किससे, गुरु गोविंद सिंह से, और उसमें कुल कितनी रचनाएं संकलित की गई हैं। सही जवाब है 16। इन्होंने पंजाबी, फारसी और हिंदी में काव्य रचना की, खासतौर से हिंदी में भी ब्रज भाषा में। इनका संप्रदाय देखते हुए इन्हें निर्गुण कवि होना चाहिए, किंतु इन्होंने देवी देवताओं और सगुण रूप से संबंधित रचनाएं भी की हैं। चंडी चरित्र इनकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो इसकी शैली ओजस्विनी है। गुरु गोविंद जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान है, यद्यपि इनकी मुख्य भूमिका भक्ति है। 24 अवतार नामक रचना में श्रृंगार का भी पर्याप्त रंग दिखाई पड़ता है। गुरु जी महाराज काव्य रीति के मर्मज्ञ थे। रीति काल में इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अनुपम है। हिंदी में भक्त जनों का भक्ति काव्य तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु वीर जनों द्वारा रचित वीर काव्य नहीं मिलता है। इस दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह के काव्य का विशिष्ट महत्व है। इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि बीरबली सरदार दैत सो क्रोध के म्यान ते खड्ग निकारव, एक दयोदन चंड प्रचंड के दूर के हरि के सिर झारो, चंडी संहारी तबे बलुधारी लयो, गही नारी धरा पर मारो, ज्यों धुया सरिता तट जाई के लय पट को पट साथ पछारो। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हमने घनानंद से लेकर गुरु गोविंद तक के कवियों पर चर्चा की और उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर भी हमने प्रकाश डालने की कोशिश की जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।